जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सब। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसा आप लोगों को पता है कि हमने एनसीईआरटी में हिस्ट्री को चालू किया है, जिसमें हमने सिक्स्थ की हिस्ट्री और सेवन्थ की हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं और एट्थ क्लास का ये 10वां चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है दृश्य कलाओं की बदलती दुनिया। तो वीडियो को अंत तक देखना और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों कर देना आप, ताकि अगली वीडियो बनाते टाइम मैं भी अपने आप में अच्छा फील करूं। दोस्तों, इस चैप्टर को जो दिखाया गया है, बहुत अच्छे से चित्रण किया गया है इस चैप्टर के एनसीईआरटी में। तो आइए इस चैप्टर की शुरुआत हम करते हैं और देखते हैं। चैप्टर बता रहा है, जब आप किसी कलाकृति, किसी पेंटिंग, मूर्ति शिल्प आदि को देखते हैं तो संभवतः यह बात साफ दिखाई नहीं देती कि ज्यादातर दूसरी चीजों की तरह कला भी अपने चारों तरफ की दुनिया से प्रभावित होती है, और संभवतः आपको यह भी नहीं लगेगा कि आप जो देखते हैं वही आपके विचारों को प्रभावित करता है। इस अध्ययन में हम देखेंगे कि औपनिवेशिक काल के दौरान दृश्य कलाओं की दुनिया में क्या बदलाव आए और ये बदलाव उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद के व्यापक इतिहास में किस तरह जुड़े हुए हैं। इस चैप्टर में हमें यह बताने की कोशिश करेगा कि उपनिवेशवाद जब भारत में आया, जब भारत में अंग्रेजी शासन आया, औपनिवेशिक काल चालू हुआ, उस दौरान दृश्य कलाओं की दुनिया में क्या क्या बदलाव आए और ये बदलाव जो थे वे उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद के व्यापक इतिहास से किस प्रकार जुड़े थे। जैसा कि आप देखेंगे कि जो क्रांतिकारी लोग थे, जिन्होंने विद्रोह किए, उन लोगों ने बहुत सारे चित्रों के माध्यम से लोगों को जागृत किया। अलग अलग प्रकार के चित्रें बनाई गई, अलग अलग प्रकार की पत्रिकाएं छापी गई, अलग अलग प्रकार की मूर्तियां बनाई गई, जिससे कि औपनिवेशिक काल के दौरान लोगों को जागृत किया जा सके, लोगों को समझाया जा सके, क्योंकि उस टाइम पे इतने पढ़े लिखे लोग नहीं होते थे। तो जाहिर सी बात है कि चित्रों के माध्यम से उन्हें समझाने का प्रयास किया जाता होगा। ठीक। औपनिवेशिक शासन में कई तरह के नए कला रूपों, शैलियों, सामग्री और तकनीकों का सूत्रपात हुआ। मतलब औपनिवेशिक काल यानी जब अंग्रेजों का भारत पर शासन था, उस टाइम पे कला के बहुत सारे रूप आए, अनेक रूप आए, अनेक रूप, शैली, सामग्री और तकनीक का क्या हुआ, सूत्रपात हुआ। जैसे आप राष्ट्रपति भवन को देखते हैं, वो औपनिवेशिक काल की ही देन है, और आप देखेंगे कि उसमें बहुत अच्छे से कलाकारी की गई है, बहुत अच्छा स्थापत्य का उदाहरण है वो। कई भारतीय कलाकारों ने संभ्रांत और जनसाधारण दोनों हलकों के अपने स्थानीय ग्राहकों और बाजार के हिसाब से अपनाकर नई शक्ल दी। आप पाएंगे कि जिन दृश्य कलाओं को आप आज सहज स्वाभाविक मान लेते हैं, उनमें से बहुत सारी कलाओं का जन्म उसी काल में हुआ था जिसका हम इस अध्याय में अध्ययन करने वाले हैं। उदाहरण के लिए बुर्जियों, मीनारों और मेहराबों वाली भव्य सार्वजनिक इमारतें, कोई मनोहारी भूदृश्य, किसी तस्वीर में यथार्थ परक मानव छवि या किसी देवी देवता की तस्वीर, मशीनों द्वारा असंख्य मात्रा में छापी गई तस्वीरें आदि इस तरह के उदाहरण हैं। मतलब औपनिवेशिक काल में आपको बहुत सारी चीजें ऐसी दिखेंगी जो आप देख के थोड़ा बहुत आश्चर्यचकित भी होंगे कि ये कला कब भारत में आई, ये तकनीक कब आई भारत में। उसके बारे में इस चैप्टर में आपको तरीके से बताया गया है। इस इतिहास को समझने के लिए हम मुख्य रूप से पेंटिंग और छापे बनाने से संबंधित तकनीक में आए बदलाव पर विचार करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं साम्राज्यवादी युग की कलाओं के नए युग। साम्राज्यवादी किसे कहते थे, ये मैंने आपको क्लास 6 में डिटेल्ड में समझाया है। तो आप साम्राज्यवादी को अगर समझना चाहते हैं, साम्राज्यवादी युग क्या था, तो आप 6th की हिस्ट्री इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। कह रहा है 18वीं सदी से यूरोप के बहुत सारे कलाकार अंग्रेज व्यापारियों और शासकों के साथ भारत आने लगे थे।
यूरोप से जो बहुत सारे कलाकार भारत आए, किस अंग्रेज व्यापारियों और शासकों के साथ। ये कलाकार चित्रकारी की नई शैलियां और परंपराएं भी अपने साथ लाए। भाई कलाकार हैं ये, तो ये अब कलाकार हैं तो नई शैलियां भारत में आने का बिल्कुल कारण था कि ये कलाकार आए होंगे तो ये नई नई शैलियां लेके आए, नई परंपराएं लेकर आए। उन्होंने इस तरह की तस्वीरें बनाई जो यूरोप में बेहद लोकप्रिय हुई और जिन्होंने पश्चिम में भारत की छवि गढ़ने में अहम भूमिका अदा की। यूरोपीय कलाकार अपने साथ यथार्थवाद का विचार लेकर आए थे। यह विचार इस मान्यता पर आधारित था कि कलाकारों को अपनी आंखों से चीजों को गौर से देखना चाहिए और उन्हें यथावत चित्रित करना चाहिए। यानी कलाकार जो बनाएंगे वह असली और जीवंत दिखना चाहिए। आप यथार्थवाद का मतलब समझते हैं, मैं आपको समझाता हूं। जो जो यूरोपीय कलाकार थे वे ज्यादातर चित्रों में किसका प्रयोग करते थे? यथार्थवाद का। ये यथार्थवाद क्या था? ये जो यथार्थवाद था, इसका अगर शुद्ध अर्थ लिया जाए, तरीके से इसको देखा जाए और समझा जाए, तो यथार्थवाद का मतलब था आंखों से देखा गया चित्रण और बिल्कुल जीवंत चित्रण। जो कलाकार यथार्थवाद पे काम करते थे वे आंखों से चित्रों को देखते और यथावत जैसा चित्र वैसा ही उतार देते। यूरोपीय कलाकार तैल चित्रों की तकनीक भी अपने साथ लाए। इससे पहले तक भारतीय कलाकार इस तकनीक से बहुत परिचित नहीं थे। परिचित थे लेकिन बहुत ज़्यादा परिचित नहीं थे। अगर आपसे पूछा जाए कभी भी स्टेटमेंट में कि यूरोपियों के आने से पहले भारत में तैल चित्रों की तकनीक का विकास नहीं हुआ था, तो आप कहेंगे बिल्कुल। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि यूरोपीय कलाकार ही भारत में तैल चित्रों को लेकर आए, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि इस तकनीक का भारत में भी चलन था लेकिन बहुत अधिक चलन नहीं था। तैल चित्रों से यहाँ के कलाकारों को असली जैसी तस्वीरें बनाने में काफी मदद मिली। भारत आने वाले सभी यूरोपीय कलाकार एक जैसी चीजों से प्रभावित नहीं थे। जिन्होंने इन विषयों पर तस्वीरें बनाई वे भी अलग अलग थी, परंतु प्रायः इन तस्वीरों में ब्रिटेन, उसकी संस्कृति, उसके लोगों की श्रेष्ठता पर जोर दिखाई देता था। मतलब वो चित्र तो बनाते लेकिन उनका दृष्टिकोण फिर भी साम्राज्यवादी था, क्योंकि जब भी वो कलाकार किसी भी कलाकारी को दिखाते तो इसमें ब्रिटेन, उनकी संस्कृति और उनके लोगों की श्रेष्ठता पर जोर दिया जाता रहा था। आइए साम्राज्यवादी कला के कुछ मुख्य रुझानों को देखते हैं। नीचे इनकी कुछ मुख्य बात कही गई हैं साम्राज्यवादी कलाओं के बारे में। उत्कीर्ण चित्र का मतलब होता है लकड़ी या धातु के छापे से कागज पर बनाई गई तस्वीर। मनोहारी दृश्य की चाह, मनोहारी दृश्य की चाह। एक प्रचलित साम्राज्यवादी परंपरा मनोहारी भूदृश्यों को चित्रित करने की थी। यहां मनोहारी का अर्थ है दरअसल इस तरह की शैल चित्रों में भारत को एक ऐसे अनूठे भूप्रदेश के रूप में चित्रित किया जाता जिसकी ब्रिटिश कलाकार सैलानियों को पड़ताल करनी थी। इसका भूदृश्य उबड़ खाबड़ तथा जंगली और मानवीय हाथों से अनछुआ दिखता था। ठीक, टॉमस डेनियल और उनके भतीजे विलियम डेनियल इस परंपरा के सबसे प्रसिद्ध चित्रकार रहे हैं। ये भारत का चित्रण इस प्रकार करते थे जैसे कि इनको भारत की खोज करनी हो, इनको भारत के बारे में समझना हो। उबड़ खाबड़ और जंगली मानव हाथों से अनछू, मतलब भारत को अजीबोगरीब तरीके से ही चित्रण किया करते थे। वे 1785 में भारत आए और कलकत्ता से उत्तरी और दक्षिणी भारत की यात्रा करते हुए 7 साल तक यहाँ रहे। कौन? डेनियल। उन्होंने भारत में ब्रिटेन के नवजीवित प्रदेशों की कुछ बेहद आकर्षक तस्वीरें बनाई हैं। कैनवस पर बने उनके विशाल तैल चित्रों को ब्रिटेन में चुनिंदा लोगों के बीच प्रदर्शित किया जाता था। उनके उत्कीर्ण चित्रों की एल्बम ब्रिटेन के लोग बड़े चाव से खरीदते क्योंकि वे ब्रिटिश साम्राज्य के बारे में
जानना चाहते थे। आपको पीछे समझा दिया गया है उत्कीर्ण चित्र किसे कहते थे। तो उत्कीर्ण चित्र का मतलब होता था लकड़ी या धातु के छापे से कागज पर बनाई गई चित्र। ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये गाजीपुर में गंगा किनारे स्थित खंडहर टॉमस डेनियल द्वारा बनाया गया तैलचित्र है। ये क्या है? तैलचित्र। कितना सुंदर चित्र बनाया है भाई साहब उस टाइम पे। चित्र 2 डेनियल बंधुओं द्वारा बनाए गए नए नाभिराम चित्रों का एक बढ़िया उदाहरण है। ये इनमें एक जमाने की भव्य इमारतों के खंडहर दिखाई दे रहे हैं। ये इमारतें अतीत के वैभव की याद दिलाती हैं। ये एक ऐसी प्राचीन सभ्यता के अवशेष हैं जो अब नष्ट हो चुका है। चित्र को देखकर ऐसा लगता है मानो यह पतनशील सभ्यता केवल ब्रिटिश शासन के जरिए ही परिवर्तन और आधुनिकता की राह पर बढ़ सकती है। ये देखो यहां इस चित्र में भी इन्होंने साम्राज्यवादी दृष्टिकोण को क्या कर दिया है? प्रदर्शित किया है। एक चित्र आप ये देख रहे हैं, ठीक है। चित्र 3 कलकत्ता स्थित क्लाइव स्ट्रीट टॉमस एम विलियम डेनियल द्वारा बनाया गया चित्र है। ये 1786 में ब्रिटिश शासन के तहत भारत में आधुनिक सभ्यता की स्थापना का यह विचार डेनियल बंधुओं द्वारा बनाई गई 18वीं सदी के आखिरी दिनों के कलकत्ता की असंख्य तस्वीरों में बड़े शक्तिशाली ढंग से सामने आता है। ये जो अंग्रेजी चित्रकार थे, जो इंग्लिश चित्रकार थे, ये डेनियल, ये चित्रों के माध्यम से यह दिखा रहे थे कि भारत में सभ्यता नाम की चीज नहीं थी। भारत एक खंडहर था जिसको ब्रिटिश ही आगे आधुनिकता की राह पर ले जा सकते थे और ये कहीं ना कहीं अपने साम्राज्यवादी कार्यों को सही ठहराने की कोशिश की जा रही थी। इन तस्वीरों में आप एक नया कलकत्ता बनते हुए देख सकते हैं जिनमें चौड़े रास्ते, विशाल यूरोपीय शैली की इमारतें और यातायात के नए साधन दिखाई दे रहे हैं। ये बताए जा रहे हैं कि ये ब्रिटिशों ने ये काम किया है जिससे ये आधुनिकता की राह पर बढ़ रहे हैं। इनमें सड़कों पर जीवन और मांग हमी है। इनमें नाटकीयता और उत्तेजना है। चित्र 2 और 3 को गौर से देखने पे आप देख सकते हैं कि डेनियल बंधुओं ने परंपरागत भारत और ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जीवन के बीच कितना भारी फर्क दिखाया है। आप देख सकते हैं इन चित्रों में कि उन्होंने ब्रिटिश में और भारत में कितना अंतर करके दिखाया है। चित्र 2 में भारत के परंपरागत जीवन को पूर्व आधुनिक, परिवर्तनहीन और गतिहीन दिखाया गया है। उसमें फकीर, गाय और नदी में चलती नौकाएं दिख रही हैं। इसके विपरीत चित्र 3 में ब्रिटिश शासन के तहत आधुनिकीकरण की छवि दिखाई देती है। इसमें तेजी से होने वाले बदलाव पर जोर है। इन्होंने दिखाया है चित्र 3 में कि पहले भारत खंडहरों पर टिका हुआ था, अब चित्र 3 में दिखाया जा रहा है कि अब भारत में तेजी से क्या हो रहा है? बदलाव हो रहा है। प्राधिकार का चित्रण। औपनिवेशिक भारत में बेहद लोकप्रिय होने वाली एक और कला शैली रूप चित्रकारी थी। ब्रिटिश और भारतीय दोनों देशों के अमीर और ताकतवर लोग किरमिच पर अपनी छवि देखना चाहते थे। छोटे आकार रूप चित्र बनाने की मौजूदा भारतीय परंपरा के विपरीत औपनिवेशिक रूप चित्र आदमकद आकार के होते थे और बिल्कुल सच्चे लगते थे। रूप चित्रण की यह नई शैली इस साम्राज्य की वजह से पैदा हो रही ऐश्वर्यपूर्ण जीवन शैली, धन संपदा और रौब दाब को दर्शाने का भी आदर्श साधन थी। रूप चित्र किसी व्यक्ति का ऐसे चित्र जिसमें उसके चेहरे और हाव भाव पर ज़्यादा जोर दिया गया हो। रूप चित्रण पोर्ट्रेट बनाने की कला है। पोर्ट्रेट आजकल मोबाइल में आ रहा है ना, पीछे ब्लर हो जाता है, आपका फेस सिर्फ आएगा, वो रूप चित्रण था। जैसे जैसे रूप चित्रकारी लोकप्रिय होती गई, बहुत सारे यूरोपियन रूप चित्रकार लाभदायक काम की तलाश में भारत आने लगे। योहना जोफनी यूरोप से आने वाले सबसे प्रसिद्ध चित्रकारों में से थे। उनका जन्म जर्मनी में हुआ था और वे बाद में इंग्लैंड जाकर बस गए थे। 1780 के दशक में मध्य में वे 5 साल के लिए भारत आए।
चित्र 4 जो आप देख रहे हैं, पीछे पोर्ट्रेट मोड है और इनके चेहरे पे हाव भाव पे ध्यान दिया गया है। जोफनी द्वारा बनाए गए रूप चित्र के 2 उदाहरण हैं। इनमें आप भारतीय नौकरों और औपनिवेशिक बंगलों के लंबे चौड़े लॉन को भी देख सकते हैं। इनमें भारतीयों को दब्बू और कमतर हैसियत के दिखाया गया है। साम्राज्यवादी दृष्टिकोण से बनाया गया ये भी चित्र है। ठीक है, इसमें ब्रिटिश को ज़्यादा ताकतवर, ज़्यादा अच्छा दिखाया गया है और भारतीयों को लोअर करके दिखाया गया है, कम करके दिखाया गया है। वे अपने गोरे स्वामियों की सेवा कर रहे हैं, ये गोरे स्वामियों की सेवा कर रहे हैं, जबकि अंग्रेजों की श्रेष्ठता और मालिकों के अंदाज में दिखाया गया है। वे अपने कपड़ों का प्रदर्शन कर रहे हैं, शाही अंदाज में खड़े हैं। देखो पैर टेढ़ा करके खड़ा है, कह रहा है शाही अंदाज। इसके देखो पैर कितने लंबे हैं, लड़के से तो लड़की लंबी है। यह दंभ पूर्वक बैठे हुए हैं और ऐश्वर्य भरा जीवन जीते हैं। भारतीय लोग ऐसे चित्रों के केंद्र में कभी नहीं दिखते। वे आमतौर पर धुंधली पृष्ठभूमि में ही दिखाई देते हैं। भैया कैसे दिखेंगे? देखो भारतीय महिला के कितने सुंदर बाल हैं। ये इसके सर पे बाल गायब है, दिख रहा है आपको? सर पे बाल ही नहीं है इसके। ये तो खाते पीते थे लोग, भारत का खा के भी बाल अपने सर पे नहीं ला पाए। बहुत सारे भारतीय नवाब भी यूरोपीय चित्रकारों से विशाल तैल रूप चित्र बनवाने लगे थे। आप देख चुके हैं किस तरह अंग्रेजों ने भारतीय दरबारों में अपने रेजिडेंट तैनात किए थे। रेजिडेंट को मैंने समझाया था आप लोगों को 7th क्लास में, ठीक है, तो वहाँ जाके आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। और राजाओं की ताकत को नज़रअंदाज करते हुए किस तरह वे रियासतों का शासन नियंत्रित करने लगे थे। कुछ नवाबों ने इस दखलंदाजी का विरोध किया, जबकि कुछ ने अंग्रेजों की राजनीतिक और सांस्कृतिक श्रेष्ठता को स्वीकार किया। वे अंग्रेजों के साथ मेल जोल चाहते थे और उनकी शैलियों और रुचियों को अपनाना चाहते थे। मोहम्मद अली खान इसी तरह के एक नवाब थे। कौन? मोहम्मद अली खान, जो उनकी शैलियों को अपनाना चाह रहे थे। 1770 के दशक में अंग्रेजों के साथ हुए एक युद्ध में वह ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पर आश्रित हो गए थे और इसके बावजूद उन्होंने टिली कैटल और जॉर्ज विल्सन नामक 2 यूरोपीय कलाकारों को अपने रूप चित्र बनाने का जिम्मा सौंपा और वे पेंटिंग इंग्लैंड के राजा और ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों को भेंट की। नवाब मोहम्मद अली अपनी राजनीतिक सत्ता गंवा चुके थे, परंतु इन रूप चित्रों में वह खुद को एक शाही और रोबीले अंदाज में देखकर खुश हो सकते थे। क्या ये अंग्रेजों से हार चुके थे, लेकिन अपने आप को शाही अंदाज में अपने चित्र को ही देखकर खुश हो रहे थे। ये चित्र 6 में दिखाया गया है। ये आर्केड के नवाब मोहम्मद अली खां का चित्र है जो जॉर्ज विल्सन ने बनाया था। आप समझ सकते हैं कि नवाब किस मुद्रा में चित्र बनवा रहे हैं और अपनी शाही अंदाज को उन्होंने किस तरह दर्शाया है। इतिहास को चित्रित करना साम्राज्यवादी कला की एक और श्रेणी थी जिसे इतिहास की चित्रकारी कहा जाता था। किसकी चित्रकारी? इतिहास की चित्रकारी। वो कौन कर रहे थे? साम्राज्यवादी कला। इस शैली के चित्रों में ब्रिटिश शाही इतिहास की विभिन्न घटनाओं और नाटकीय रूप से चित्रित किया जाता था। 18वीं सदी के आखिर और 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इस तरह की चित्रकारी को भारी सम्मान की नज़र से देखा जाता और वह काफ़ी लोकप्रिय थी। क्यों ना हो भैया लोकप्रिय, जब अंग्रेज धोखाधड़ी ही कर रहे हैं, चित्रों के माध्यम से भी अपने आप को ही श्रेष्ठ दिखा रहे हैं, तो वो लोकप्रिय तो अपने यहाँ कर ही लेंगे ब्रिटेन में इन चीज़ों को। भारत में अंग्रेजों की जीत ब्रिटेन के इतिहास चित्रकार के लिए एक उपयोगी सामग्री थी। मतलब भारत में जो इंग्लैंड वाले अंग्रेज जुल्म कर रहे थे, वो जो ब्रिटिश इतिहास वो थे चित्रकार थे, उनके लिए उपयोगी सामग्री थी। ये चित्रकार मुसाफिरों के ब्यौरे और रेखा चित्रों के आधार पर ब्रिटिश जनता को दिखाने के लिए भारत में ब्रिटिश कार्रवाइयों की सुंदर छवि तैयार करने की कोशिश करते। इन तस्वीरों में भी अंग्रेजों का यशगान होता। उनकी सत्ता, उनकी विजय, उनकी श्रेष्ठता इन चित्रों के केंद्र में थी। इन इतिहास चित्रों में से एक शुरुआती चित्र 1762 में फ्रांसिस हेमेन द्वारा बनाया गया था, जिसे लंदन स्थित क्वास हॉल गार्डन में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए रखा गया था। देख रहे हैं आप, ये दिखाया गया, यह हाथी पे
हाथी घोड़े नगाड़ा बजाते हुए इंग्लैंडों को, राजा को इंग्लैंडों के कदमों में झुकते हुए, ये इनके लिए जो चित्रकार थे इनके लिए उपयोगी सामग्री थी कि वो अपने लोगों के बीच में इंग्लैंडों के जो अंग्रेज थे उनकी बड़ाई कर सके। वो तो हमारे जो राजा लोग थे वो मिलजुल के नहीं रहे, वरना क्या ही असर होता। अंग्रेजों ने कुछ ही समय पहले प्लासी युद्ध में सिराजुद्दौला को हराकर मीर जाफर को मुर्शिदाबाद का नवाब बनाया था। अंग्रेजों को यह जीत साजिश से मिली थी और साजिश में मदद करने देने वाले गद्दार मीर जाफर को नवाब का ओहदा तोहफे में दिया गया था। हेमेन द्वारा बनाए गए चित्र में आक्रमण और जीत के इस दृश्य को नहीं दिखाया गया है। इसमें मीर जाफर और उनके सैनिक द्वारा प्लासी के युद्ध के बाद लॉर्ड क्लाइव की अगवानी दृश्य में दिखाया गया। ये मीर जाफर है, ये क्लाइव जी हैं, इनके आगे झुकते हुए दिखाया गया है। प्लासी की जंग के बाद लॉर्ड क्लाइव मुर्शिदाबाद के नवाब मीर जाफर से मिलने आए हैं। फ्रांसिस हेमन ने चित्र किया है 1762 में। ब्रिटिश सैनिक विजय का जश्न सेरिंगापाटम यानी श्रीरंगपट्टनम के युद्ध पर आधारित बहुत सारे चित्रों में देखा जा सकता है। जब टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम के द्वार पर लड़ते हुए मारे गए थे, ये तब का चित्रण किया गया है और दिखाया गया है ब्रिटिशों के जीत को, ब्रिटिशों के साम्राज्य को। जैसा कि आप जानते हैं, मैसूर के टीपू सुल्तान अंग्रेजों के सबसे प्रसिद्ध शक्तिशाली दुश्मनों में से एक थे। आखिरकार 1799 में सेरिंगपाटम यानी श्रीरंगपट्टनम की प्रसिद्ध लड़ाई में उनकी हार हो गई। चित्र 8 में आप देख सकते हैं कि चित्रकार ने युद्ध के दृश्य को किस तरह दिखाया है। इसमें अंग्रेज टुकड़ियां किले के चारों तरफ धावा बोल रही हैं और अंग्रेज सिपाही टीपू के सिपाही को टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। दीवारें फांद कर टीपू के किले के ऊपर ब्रिटिश झंडा फहरा रहे हैं। यह चित्र जबरदस्त उथल पुथल और ऊर्जा से भरपूर है। यह पेंटिंग इस घटना को नाटकीय रंग से पेश करती है और अंग्रेजों की जीत का गौरवगान कर रही है। वाह रे साम्राज्यवादी इतिहासकार, वाह वाह रे चित्रकार, वाह। पहले आप देख तो लेते कि टीपू जी थे कौन, उसके बाद ये चित्र बनाना ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन आपको तो अंग्रेजों को महान दिखाना था। साम्राज्यवादी इतिहास चित्रों ने शाही फतह की लोक स्मृतियां गढ़ने का भी प्रयास किया। उनकी कोशिश थी कि भारत और ब्रिटेन दोनों जगह अंग्रेजों की जीत आम जनता की स्मृति में बनी रहे। उनका मानना था कि इस तरह वे अंग्रेजों के अजेय सर्वशक्तिशाली साबित कर सकते हैं। एक चित्र ये बनाया गया है। जनरल सर डेविड बेयर द्वारा सुल्तान टीपू की 100 की बरामदगी 4 मई 1799 डेविड विल्की द्वारा बनाया गया चित्र है। अंग्रेज फौज का नेतृत्व करते हुए टीपू के दुर्ग पर धावा बोलने वाले जनरल बेयर्ड को इस चित्र के बीचों बीच विजय का भाव के साथ दर्शाया गया है। लालटेन से बेयर्ड पर रोशनी पड़ रही है, लालटेन पर बेयर्ड पर रोशनी पड़ रही है, वह सबको दिखाई दे रहा है। बाएं कोने पर टीपू का शव पड़ा है। ये टीपू का क्या है, शव पड़ा हुआ है जो नीम अंधेरे में है। टीपू की फौज हार चुकी है, उनके शाही कपड़े फाड़कर फेंक दिए गए हैं, विदाउट क्लॉथ हैं ये। यह पेंटिंग मानो ऐलान कर रही है कि जो अंग्रेज का विरोध करेंगे उनका यही असर होगा। दरबारी कलाकारों का क्या हुआ? जो दरबारी कलाकार थे उनका क्या हुआ आखिरकार? जो राज्य महलों में जो कलाकार थे उनका क्या हुआ? जब अंग्रेजों ने ही सारी कलाकारी कर दी तो इन लोगों का क्या हुआ? पहले समझ लो आप, भित्ति चित्र किसे कहते हैं? दीवार पर बना चित्र, ठीक है। जो दीवार पर चित्र बनाई जाती हैं उसे भित्ति चित्र कहा जाता है। जो कलाकार अब लघु चित्र बना रहे थे उनका क्या हुआ? भारतीय दरबारों में मौजूदा चित्रकारों ने शाही कला की इन नई परंपराओं पर किस तरह की प्रतिक्रिया दी? विभिन्न दरबारों में हम विभिन्न रुझान देख सकते हैं। मैसूर में टीपू सुल्तान ने न केवल जंग के मैदान में जाकर अंग्रेजों से लोहा लिया, बल्कि उनकी सांस्कृतिक परंपराओं का भी विरोध किया। टीपू ने सिर्फ अंग्रेजों से लोहा ही नहीं लिया था, यानी लड़ाई ही नहीं की थी, उनका जवाब भी दिया था और उनकी सांस्कृतिक परंपराओं पर भी विरोध किया था टीपू ने। यह स्थानीय परंपराओं को प्रोत्साहन देते रहे।
सेरिंगपाटम यानी श्रीरंगपट्टनम स्थित उनके महल की दीवारों पर स्थानीय कलाकारों द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र लगे होते थे। चित्र 10 में इसी तरह का एक भित्ति चित्र दिखाई दे रहा है। इस तस्वीर में 1780 में पोलीलूर में हुए प्रसिद्ध युद्ध का जश्न मनाया जा रहा है, जिसमें टीपू और हैदर अली ने अंग्रेजों को धूल चटाई थी। ये चित्र टीपू के चित्रकारों ने बनाई है। इसमें टीपू और हैदर अली ने पोलीलूर के युद्ध में जो अंग्रेजों को हराया था उसको दिखाया गया है। मुर्शिदाबाद के दरबार में एक अलग रुझान देखने को मिलता है। यहाँ सिराजुद्दौला को हराने के बाद अंग्रेजों ने नवाब की गद्दी पर अपनी कठपुतली को बैठा दिया था। पहले मीर जाफर को, उसके बाद मीर कासिम को नवाब बनाया। मुर्शिदाबाद रियासत में स्थानीय लघु चित्र कलाकारों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया गया कि वे अंग्रेजों की अभिरुचियों और कौशल शैलियों से सीखें। चित्र 11 इस बात का उदाहरण है। अभी चित्र जो 11 है ये इस बात का उदाहरण है। अभी दिखाएंगे आपको चित्र ये। पहले ये समझ लेते हैं परिप्रेक्ष्य विधि क्या है। ऐसा तरीका जिसके जरिए दूर की चीजें छोटी दिखाई देती हैं और समानांतर रेखाएं दूर जाकर एक दूसरे में विलीन होती प्रतीत होती हैं। चित्र 11 इस बात का उदाहरण है। यह ईद के एक जुलूस की तस्वीर है। 18वीं सदी के आखिर में एक दरबारी कलाकार द्वारा बनाई गई इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे मुर्शिदाबाद के स्थानीय लघु चित्र कलाकार यूरोपीय यथार्थवाद के तत्वों को अपनाने लगे थे। इस चित्र में उन्होंने परिप्रेक्ष्य विधि का इस्तेमाल किया, जो नज़दीक और दूर की चीज़ों के बीच दूरी का बोध देती है। चीज़ों को जीवंत और असली दिखाने के लिए उन्होंने रोशनी और परछाई का इस्तेमाल किया है। ब्रिटिश सत्ता स्थापित हो जाने पर बहुत सारी स्थानीय रियासतों का प्रभाव और धन संपत्ति समाप्त हो गई। अब ये दरबार ऐसी स्थिति में नहीं रह गए थे कि चित्रकारों का खर्चा उठा सके और उन्होंने दरबार की सेवा के बदले पैसा दे सके। ऐसे चित्रकार अपनी रोजी रोटी के लिए क्या करते, उनमें से बहुत सारे अंग्रेजों की शरण में जाने लगे। जो हमारे कलाकार थे, जो हमारे चित्रकार थे, उनको हमारे नवाबों द्वारा, हमारे राजाओं द्वारा वह चीज़ें प्राप्त नहीं हुई जो उनको प्राप्त होनी चाहिए थी। ऐसे में वो क्या करते, उनकी रोजी रोटी, उनकी कमाई, उनका जो धंधा था, उनका जो रोजगार था वो समाप्त होने लगा और वो धीरे 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 कहीं ना कहीं अंग्रेजों की शरण में दिखाई देने लगे। साथ ही भारत आए अंग्रेज अफसरों को ये समझ में आने लगा कि औपनिवेशों में उनका जीवन वैसा नहीं है जैसा इंग्लैंड में था। लिहाजा वे भी ऐसी तस्वीर बनाना चाहते थे जिनके सहारे वे भारत को समझ सकें। वे भारत में अपने जीवन या यादगार के तौर पर ऐसी चीज़ें चाहते थे जिन्हें पश्चिमी दुनिया के सामने पेश कर सके। वे भी चाहते थे कि भारतीय चित्रकारों से ऐसे चित्र बनाए जाएं, ऐसे चित्र बनवाए जाएं जिससे वो इसको यूरोप ले जा सकें और वहाँ पर दिखा सकें और अपने आप को वहाँ पे बड़ा और ताकतवर दिखा सकें, इंग्लैंड में अपने आप को फेमस बना सकें। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्थानीय कलाकार स्थानीय पौधों और जानवरों की ऐतिहासिक इमारतें और स्मारकों की, त्योहारों और जुलूसों की, व्यवसायों की, दस्तकारी की, जाति और समुदायों की पेंटिंग बनाने लगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इन तस्वीरों को बड़े शौक से अपने संग्रह में जोड़ लेते। इन चित्रों को कंपनी चित्रों के नाम से जाना जाता। ठीक है, मतलब भारतीय चित्रकारों के बनाए गए चित्रों को वे अपने संग्रह में जोड़ लेते थे और उनको कंपनी चित्र के नाम से जाना गया। परंतु सभी कलाकार दरबारी चित्रकार नहीं थे। वे सभी नवाबों के लिए चित्र नहीं बनाते। आइए देखते हैं कि दरबार के बाहर क्या चल रहा था। इस तस्वीर में एक तस्वीर देखिए आप। इस तस्वीर में ये तीनों युगल तंजौर इलाके के अलग अलग धार्मिक समुदायों को दर्शाते हैं। तंजौर की एक कंपनी पेंटिंग है ये। ठीक है, इसको भी कंपनी ने अपने ही दस्तावेजों में जोड़ लिया था। इस तरह की कंपनी पेंटिंग में लोगों को सपाट पृष्ठभूमि में दिखाया जाता था। इन चित्रों से इस बात का अंदाजा नहीं होता कि ये लोग किस तरह सामाजिक परिवेश में जीते या काम करते थे। ये चित्र केवल ऐसे महत्वपूर्ण पहलुओं को इंगित करते थे जिनके जरिए विभिन्न लोगों और समुदायों को बाहर के लोग आसानी से पहचान सकें। जिस तरह कंपनी चित्रों में विभिन्न प्रकार के भारतीय पौधों, पक्षी, पशुओं को दर्शाया जाता, उसी तरह मनुष्यों को भी विभिन्न व्यवसाय, जाति और संप्रदायों के नमूने के रूप में चित्रित
किया जाता था। एक खर्रा चित्र है। खर्रा चित्र किसे कहते हैं? कागज के लंबे रोल पर बनाई गई पेंटिंग जिसे लपेटा जा सकता था। खर्रा चित्र कई तरह के हो सकते थे, लेकिन इस अध्याय में हम केवल खर्रा पेंटिंग पर बात कर रहे हैं। नई भारतीय लोक कला। 19वीं शताब्दी में भारत के बहुत सारे शहरों में एक नई लोक कला विकसित हुई। बंगाल के काली घाट स्थित मंदिर में एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है। वहाँ स्थानीय गांवों में रहने वाले खर्रा चित्रकार, जिन्हें पटुआ कहा जाता था, और मिट्टी के बर्तन बनाने वाले पूर्वी भारत में कुमोर और उत्तर भारत में कुम्हार एक नई कला शैली विकसित करने लगे थे। वे आसपास के गांवों से 19वीं सदी की शुरुआत में कलकत्ता आए थे। उस समय कलकत्ता एक वाणिज्यिक और प्रशासकीय केंद्र के रूप में फैल रहा था। नए नए औपनिवेशिक कार्यालय खुल रहे थे, नई इमारतें और सड़कों का निर्माण चल रहा था, नए बाजार खुल रहे थे, शहर में तरह तरह के नए मौके पैदा हो रहे थे जहां आकर लोग कमा खा सकते थे, मतलब रोजगार का सृजन हो रहा था। ग्रामीण कलाकार भी नए ग्राहकों और नए संरक्षकों की उम्मीद में शहरों में आकर बसने लगे। 19वीं सदी से पहले ग्रामीण पटुआ और कुमोर आमतौर पर पौराणिक विषयों और देवी देवताओं की तस्वीर बनाते थे। काली घाट जाने के बाद भी वे इसी तरह की धार्मिक चीजें बनाते रहे। परंपरागत रूप से खर्रा चित्रों की छवियां गोलाकार नहीं बल्कि सपाट हुआ करती थी। अब काली घाट चित्रकार अपनी छवियों में उभार पैदा करने के लिए छायाकरण का इस्तेमाल करने लगे, जिससे उनकी तस्वीरें त्रिआयामी यानी 3D दिखने लगी थी। परंतु अभी भी उनकी तस्वीरें यथार्थपरक और जीवंत नहीं थी। दरअसल शुरुआती काली घाट चित्रों में मुखर सुनियोजित अयथार्थवादी शैली स्पष्ट दिखाई देती है, जिसमें छवियां विशाल और शक्तिशाली थीं। उनमें रेखाओं, विवरणों और रंगों का न्यूनतम प्रयोग किया गया है। ये आप देख रहे हैं हनुमान और जुम्बोन के बीच युद्ध। काली घाट पेंटिंग 19वीं सदी के मध्य में बनाया गया है। 1840 के दशक के बाद काली घाट कलाकारों में हम एक नया रुझान देखते हैं, जहां मूल्य, मान्यताएं, रुचियां, सामाजिक कायदे कानून और रीति रिवाज इतनी तेजी से बदल रहे थे। ऐसे समाज में रहने वाले काली घाट चित्रकारों ने भी अपने आसपास की दुनिया पर ध्यान दिया और सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर चित्र बनाने लगे। 19वीं सदी के आखिर में बहुत सारे काली घाट चित्रों में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत सामाजिक जीवन को दर्शाया गया है। अपने चित्रों के माध्यम से कलाकार अक्सर इन नए बदलाव का उपहास उड़ाते। अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी आदतों में रंगे साहिबों की तरह सजे, सिगरेट पीते या कुर्सियों पर बैठे लोगों के इन नए शौकों का मजाक उड़ाते। मतलब जो ये चित्रकार थे काली घाट चित्र में, ये अंग्रेजों का मजाक उड़ाते थे चित्र बना के। वैसे ये अच्छा काम ही करते थे, कोई बुरा काम नहीं करते। उन्होंने पश्चिमी रंग में रंगे बाबू का मजाक उड़ाया, भ्रष्ट पुजारियों की आलोचना की और औरतों को घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी। ये कलाकार अक्सर अमीरों के खिलाफ आम आदमी के गुस्से और सामाजिक तौर तरीकों में आ रहे आमूल बदलाव के प्रति बहुत सारे लोगों में पैदा हो रहे भय को अभिव्यक्त करते थे। काली घाट तस्वीरों से बहुत सारी बड़ी संख्या में छापाकार बाजारों में भी बेची गई। शुरुआत में ये तस्वीरें लकड़ी के तख्तों पर खुदाई करके बनाई जाती, पर इन खुदे हुए ठप्पों पर स्याही लगाकर उन्हें कागज पर दबाया जाता था और इस तरह लकड़ी के ठप्पों से जो छापे बनते उन पर हाथ से रंग भर दिए जाते। इस तरह एक ही ठप्पे से बहुत सारी तस्वीरें बनाई जा सकती थी। 19वीं सदी के आखिरी तक भारत के विभिन्न भागों में पेंटिंग प्रेस लगाई जाने लगी थी, जिनमें और ज़्यादा संख्या में चित्र छापने जा सकते थे। इन तस्वीरों को बाजार में बहुत कम कीमत पर बेचा जाता, यहाँ तक कि गरीब लोग भी उन्हें खरीद सकते थे। लोकप्रिय तस्वीर केवल गरीब ग्रामीण काली घाट चित्रकारों द्वारा ही नहीं बनाई जाती। अक्सर मध्य वर्गीय चित्रकार ने भी पेंटिंग प्रेस लगाए और बाजार के लिए चित्र तैयार किए। उन्हें जीवन अध्ययन का मतलब है कलाकारों के लिए जीवित मॉडलों की मुद्राओं के आधार पर मानव आकृति का अध्ययन, तैल चित्रकारी और छापे बनाने की नई विधियों का
ब्रिटिश कला संस्थानों में परीक्षण दिया जाता। कलकत्ता आर्ट्स स्टूडियो 19वीं सदी के आखिर में कलकत्ता में स्थापित की गई सबसे सफल प्रिंटिंग प्रेसों में से एक थी। इस प्रेस में प्रसिद्ध बंगाली व्यक्तियों के साथ साथ पौराणिक पात्रों की भी आदमकद तस्वीरें बनाई जाती। ये पौराणिक तस्वीरें यथार्थपरक होती। इन तस्वीरों की पृष्ठभूमि में आकर्षक भूदृश्य, पहाड़ियां, झीलें, नदियां और जंगल होते। दुकानें और सड़क पर लगी अस्थायी दुकानों पर अपने प्रचलित कैलेंडरों में हिंदू देवी देवताओं की ऐसी बहुत सारी तस्वीर देखी होगी। इन तस्वीरों की विशेषताएं 19वीं सदी के आखिरी में मुखर रूप से सामने आई। कुर्सी पर बैठा एक बाबू है, देखो अंग्रेजों का किस प्रकार मजाक उड़ाया, ये बाली पहना दिए। काली घाट पेंटिंग है ये। इस तरह की पेंटिंग में आप कलाकार के इस भय को साफ देख सकते हैं। लोग पश्चिम की नकल करेंगे और स्थानीय संस्कृति की सारी अच्छी चीज़ों को छोड़ देंगे। यहाँ बाबू को एक मस्खरे की तरह दिखाया गया है, जो ऊंची एड़ी वाले जूते पहन अजीब नोकदार पहियों वाली कुर्सी पर बैठा है। नल दमयंती की कहानी का एक दृश्य है कलकत्ता आर्ट स्टूडियो का। ये इस चित्र की तुलना आप चित्र नंबर 15 से करिएगा। ये एक काली एक चित्र है कलकत्ता आर्ट स्टूडियो का ही, ठीक है। इस तरह की लोकप्रिय तस्वीर भारत के अन्य भागों में भी बनाई जा रही थी। राष्ट्रवाद के प्रचार प्रसार के चलते प्रारंभिक 20वीं सदी की जनसाधारण के इस्तेमाल की तस्वीरों में राष्ट्रवादी संदेश दिए जाने लगे। जो 20वीं सदी में चित्रें बनाई गईं, उनमें संदेश दिया जाता था राष्ट्रवादी, यानी भारत के प्रति प्रेम फैलाया जा रहा था चित्रों के माध्यम से, लोगों को जोड़ा जा रहा था चित्रों के माध्यम से। इनमें से बहुत सारे तस्वीरों में आप भारत माता को देवी के रूप में देख सकते हैं, जो राष्ट्रीय झंडा लिए हुए खड़ी हैं। ये रही, भारत को एक देवी के रूप में प्रदर्शित किया गया है। कई तस्वीरों में राष्ट्रीय नायक अपना शीश माता के चरणों में चढ़ा रहे होते हैं, जबकि कुछ तस्वीरों में देवी देवता अंग्रेजों का कत्लेआम कर रहे हैं। यह 1905 में, ये तस्वीर जो है 1905 ये जो काली माँ प्रतिबंधित कर दी गई सिगरेट के एक भारतीय ब्रांड का विज्ञापन है। इसमें आप देवी द्वारा मारे गिराए दानवों में ब्रिटिश सिपाहियों के सिर देख सकते हैं। इस प्रकार राष्ट्रवादी विचारों को व्यक्त करने और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उद्वेलित करने के लिए धार्मिक छवियों का इस्तेमाल किया जाता। कैमरे की आंख से भारत को देखते हैं। किसके आंख से? कैमरे की आंखों से देखते हैं भारत को। भारत के बारे में यूरोपीय चित्रकारों द्वारा बनाई गई बहुत सारी तस्वीरें आप देख चुके हैं। उन्होंने भारत की नाना प्रकार की तस्वीरें बनाई, यानी बहुत सारे प्रकार की तस्वीरें बनाई। कुछ इसी तरह के चित्र कई छापा चित्र ने भी अपने कैमरे में कैद की। 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप से कई छायाचित्रकार भी भारत आने लगे। उन्होंने तस्वीरें खींची, स्टूडियो खोले और छायाचित्रकारी की कला को बढ़ावा देने के लिए छायाचित्रकारी से जुड़ी समितियों का गठन किया। इनमें से कुछ रूप चित्रकार थे जो अंग्रेज अफसरों की तस्वीर खींचने लगे थे। इन तस्वीरों में अंग्रेज अफसरों को रौबीले और ताकतवर अंदाज में दिखाया जाता। ये देखो, ये भारतीय है, नीचे बैठा है, ये अंग्रेज है। उसको देखो कैसे टांग टेढ़ा करके खड़ा है। कई छायाचित्रों ने टूटी फूटी इमारतों और मनोहारी भूदृश्यों की खोज में देश भर की यात्राएं की। ठीक उसी तरह उन छायाचित्रों ने, जिनकी चर्चा हमने की है, कई छायाचित्रकार ऐसे थे जो ब्रिटिश सैनिक विजय के दृश्यों को कैमरे में कैद करते थे। इनके अलावा कई ऐसे छायाचित्र भी थे जो भारत को एक आदिम देश साबित करने के लिए यहाँ की सांस्कृतिक विविधता को दर्जा दे रहे थे। ये चित्र 19 जो है ये वाला, ये विलियम हार्डसन ने के नेतृत्व में घुड़सवार रेजिमेंट, जिसने 1857 के विद्रोह को कुचलने में अहम भूमिका निभाई थी, के लिए बनाया गया है। ये सती चौरा घाट है, कानपुर। मुंबई की एक सड़क पर राष्ट्रवादी जुलूस का ये चित्रकारी है, छायाचित्रकारी। ये आप देख सकते हैं विक्टोरिया टर्मिनल, नई इमारतें और शैलियाँ।
ब्रिटिश शासन के साथ वस्तु शैली भी बदलाव आए। नए शहरों और नई इमारतों के लिए नई शैलियों को आजमाया गया। चित्र 22 में आप देख सकते हैं, ये नई शैली जो है विक्टोरिया टर्मिनल बम्बई में है, ये ब्रिटिशों द्वारा बनाई गई थी। इनमें नुकीली मेहराबों और लंबाई पर जोर देती संरचना दिखाई दे रही है। इसे गॉथिक शैली कहा जाता है। गॉथिक शैली की विशेषता है क्या? नुकीली मेहराब और लंबाई पर जोर। बम्बई में 19वीं सदी के मध्य में बनी ज्यादातर इमारतें इसी शैली में थीं। अब इस इमारत की तुलना चित्र 23 यानी इससे करते हैं। सेंट्रल पोस्ट ऑफिस है, ये सेंट्रल पोस्ट ऑफिस कलकत्ता का। इसमें दिखाई दे रही इमारत पर ध्यान दीजिए। इसमें आप गोल मेहराब, ये गोल मेहराब और स्तंभ देख सकते हैं, जो एक अलग वास्तु शैली का उदाहरण है। अंग्रेजों ने कलकत्ता में इस शैली का इस्तेमाल किया और यह यूनान व रोम की शास्त्रीय शैली पर आधारित थी। अंग्रेज चाहते थे कि उनकी इमारतें उनकी सत्ता और वैभव और उनकी संस्कृति उपलब्धियों को अभिव्यक्त करें। राष्ट्रीय कला की चाह। 19वीं सदी के आखिर में कला और राष्ट्रवाद के बीच और गहरा संबंध स्थापित हो गया। अब बहुत सारे चित्रकार एक ऐसी शैली विकसित करने लगे थे जिसे आधुनिक और भारतीय दोनों कसौटियों पर कसा जा सके। राष्ट्रीय शैली को किस तरह परिभाषित किया जा सकता था? ये अपने चित्रों में यही सोचते थे कि राष्ट्र को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता था। राजा रवि वर्मा की कला को देखते हैं। राजा रवि वर्मा के बारे में आपने सुना होगा। राजा रवि वर्मा उन शुरुआती चित्रकारों में से थे जिन्होंने आधुनिक और राष्ट्रीय कला शैली विकसित करने में योगदान दिया। जो राजा रवि थे, उन्होंने राष्ट्रीय कला शैली और आधुनिक और राष्ट्रीय कला शैली को विकसित करने में योगदान दिया था। रवि वर्मा केरल और त्रावणकोर के महाराजाओं के परिवार से थे और उन्हें राजा कहकर संबोधित किया जाता। उन्होंने तैल चित्रकारी और यथार्थपरक जीवन अध्ययन की पश्चिम कला पर महारत हासिल की, परंतु भारतीय पुराणों के चित्र बनाए। मतलब उन्होंने महारत तो हासिल कर ली पश्चिमी कला पर, लेकिन चित्र बनाए भारतीय पुराणों पर। उन्होंने रामायण और महाभारत के अनगिनत दृश्यों को किरमिच पर उतारा। बम्बई प्रेसिडेंसी की अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने पौराणिक कहानियों को जिस तरह मंच पर देखा था, उसी से प्रेरणा लेकर उन्होंने नाटकीय दृश्य बनाए। 1880 के दशक में रवि वर्मा के पौराणिक चित्र भारतीय राजा रजवाड़ों और कला संग्राम के बीच जुनून की हद तक लोकप्रिय हो चुके थे। राजाओं ने अपने महलों की दीवारों पर रवि वर्मा के चित्रों से पाट दी थी। इस तरह के चित्रों के प्रति गहरे आकर्षण को देखते हुए रवि वर्मा ने एक चित्र निर्माण टोली बनाई और बम्बई के बाहरी छोर पर एक प्रिंटिंग प्रेस लगाने का फैसला किया। यहाँ उनके धार्मिक चित्रों की रंगीन प्रतियां बड़ी संख्या में बनाई जाने लगी। अब आम लोग भी उनकी सस्ती तस्वीर खरीद सकते थे। ये चित्र आप देख रहे हैं जिसमें वासुदेव खड़े हैं और ये राजा खड़े हैं। वासुदेव बैठे हैं और राजा खड़े हैं, यानी यहाँ पे धार्मिक चित्रों को बनाया गया है। कृष्ण संधान राजा रवि वर्मा द्वारा बनाया गया। राष्ट्रीय कला की भिन्न छवि। बंगाल में राष्ट्रवादी कलाकारों का एक नया समूह रविंद्रनाथ टैगोर के भतीजे अवनिंद्र नाथ टैगोर के इर्द गिर्द जुटने लगा। इस समूह के कलाकारों ने रवि वर्मा की कला को नकल आधारित और पश्चिमी रंग ढंग का कर खारिज कर दिया और ऐलान किया कि इस तरह की शैली राष्ट्र के प्राचीन मिथकों और जन श्रुतुओं को चित्रित करने के लिए उपयुक्त नहीं है। उनका मानना था कि पेंटिंग की असली भारतीय शैली गैर पश्चिमी कला परंपराओं पर आधारित होनी चाहिए। मतलब वो ये कहते थे कि कोई भी पेंटिंग अगर पश्चिम से नकल करके बनाई गई है तो कहीं भी वो भारत को अभिव्यक्त नहीं कर रही है, वो पश्चिम को ही अभिव्यक्त कर रही है। इसलिए जो शैली भारत के लिए बनाई जाए उसे भारतीय शैली में बनाया जाए और उसे पूर्वी दुनिया के आध्यात्मिक तत्व को पकड़ना चाहिए। इस तरह उन्होंने तैल चित्रकारी और यथार्थपरक शैली से दूरी बनाई और लघु चित्रों की मध्यकालीन भारतीय परंपरा और अजंता की गुफाओं में बने भित्ति चित्रों की प्राचीन कला से प्रेरणा लेने लगे। ये लोग एशियाई कला आंदोलन खड़ा करने के लिए उसी दौरान भारत की यात्रा पर आए थे और जापानी कलाकारों से प्रभावित रहे थे। ये चित्र कुछ आप देख रहे हैं, ये
जातुगृह दाह के वनवास के दौरान लक्षाग्रह जलाने की तस्वीरें नंदलाल बोस द्वारा बनाया गया चित्र है ये, ठीक है। इन सालों में पनपी नई भारतीय शैली के कई चित्रों में हम इन विभिन्न चित्रात्मक तत्वों का मिश्रण देख सकते हैं। उदाहरण के लिए चित्र 25 को देखिए। अविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाए गए इस चित्र नंबर 25 देखते हैं। ये जो चित्र है ये अविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया है। किसने? अविंद्रनाथ टैगोर ने। कालिदास की कविता मेघदूत का निर्वासित यक्ष अविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाया गया चित्र है ये भी। चित्र में राजपूत लघु चित्रों का प्रभाव देखा जा सकता है। चित्र 26 में जापानी चित्रों और चित्र 27 में अजंता की शैली का प्रभाव साफ दिखाई दे रहा है। एक सच्ची भारतीय शैली कैसी होनी चाहिए यह तय करने की कोशिश इसके बाद भी चलती रही। 1920 के दशक के बाद कलाकारों की नई पीढ़ी सामने आई जो अविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित की गई कला शैलियों से अलग विचार रखती थी। इनमें से कुछ लोगों का यह कला शैली भावनात्मक दिखाई देती थी, जबकि कुछ का मानना था कि आध्यात्मिकता भारतीय संस्कृति का केंद्रीय पहलू नहीं हो सकती। उनका मानना था कि कलाकारों को प्राचीन ग्रंथों की तस्वीरें बनाने की बजाय असली जीवन को देखना चाहिए और प्राचीन कला रूपों की बजाय जीवित लोक कला और जनजातीय डिजाइनों से प्रेरणा लेनी चाहिए। ठीक है। जैसे जैसे यह बहस चलती रही कला के क्षेत्र में नए आंदोलन उठ के खड़े होते रहे। यानी आप देखेंगे कि 20वीं शताब्दी में जब आप देखेंगे तो कला के विभिन्न रूपों का क्या हुआ? आगमन हुआ। इसे हम अगले उसमें क्लास में देखेंगे और समझेंगे। अगले क्लास में बहुत अच्छे से इसको समझाया गया है। इसके लिए आप इस चैनल से जुड़े रहिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अन्य तथ्य जो एनसीईआरटी के हर चैप्टर में लास्ट में दिया गया होता है। काकुजो तथा एशियाई कला आंदोलन। 1904 में काकुजो ने जापान में एक किताब प्रकाशित की जिसका नाम था पूर्व के आदर्श, द आइडियल्स ऑफ द ईस्ट। यह पुस्तक अपनी पहली पंक्ति की वजह से बहुत प्रसिद्ध हुई। यह पंक्ति थी, एशिया एक है। ओकाकुरा का कहना था कि पश्चिम द्वारा एशिया का अपमान किया गया है और एशियाई राष्ट्रों को पश्चिमी प्रभुत्व का मिलकर विरोध करना चाहिए। ओकाकुरा ने जापानी कला पर शोध किया और एक ऐसे समय में जापानी कला की परंपरागत तकनीकों को बेचने की जरूरत पर जोर दिया जो कि पश्चिमी शैली के कारण खतरे में पड़ी जा रही थी। उन्होंने यह परिभाषित करने का प्रयास किया कि आधुनिक कला क्या होती है और परंपराओं को बनाए रखने तथा उनका आधुनिकीकरण करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। यह पहले जापानी कला अकादमी के प्रधान संस्थापक थे। ओकाकुरा ने शांति निकेतन का दौरा किया और रविंद्रनाथ टैगोर पर गहरा प्रभाव डाला था। ये देवदार का पेड़ बनाया गया है। हासेगावा तोहाकू द्वारा बनाया गया है। ठीक है। यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त होता है और ये जो आप रिक्त स्थान देख रहे हैं इसे आप चैप्टर को पढ़कर स्वयं भरेंगे और समझेंगे और जो भी आपको इसमें अध्याय में क्वेश्चन आंसर दिख रहे हैं उसका आप 100 वर्डों में उत्तर देने की कोशिश करेंगे और कमेंट में बताएंगे कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा। ठीक है। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसको करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले अध्याय में। धन्यवाद।